हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0। दोस्तों, मैं नैन प्रताप एक बार फिर से इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इतिहास क्या है? तो एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बताता है। तो बात ये निकल के आती है दोस्तों कि क्या अतीत में हुई सारी घटनाएं इतिहास है? तो इसका जवाब होगा नहीं। सारी घटनाएं इतिहास नहीं कही जाएंगी, क्योंकि इतिहास उसे कहेंगे जो निश्चित रूप से हुई हैं और जिसके साक्ष्य हों हमारे पास, उन्हें ही हम इतिहास कहेंगे। अब बात निकल के आती है कि सबसे पहले इतिहास के बारे में किसने बताया? तो इतिहास के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया उसका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिख के इसके बारे में बताया था, इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री जो कहे जाते हैं वो हेरोडोटस कहे जाते हैं। हेरोडोटस को ही इतिहास के पिता कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि इतिहास को किन किन पिलर के माध्यम से मान सकेंगे। तो इतिहास हम उसे कहेंगे जिनके हमारे पास कुछ स्रोत हों, जैसे कि पुरातात्विक अवशेष हों, साहित्यिक स्रोत हों और विदेशी यात्रियों का वर्णन हो। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांटते हैं? तो इसे हम 3 भाग में बांटते हैं। और इसमें पहला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा होता है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास अननोन टाइम से 712 एडी तक चलता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 एडी से 1707 तक चलता है और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947 तक चलता है। अब अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत जो है, इसमें हम अध्ययन के लिए इसे कितने भाग में बांटेंगे? तो प्राचीन भारत को दोस्तों अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे 3 भागों में विभक्त करते हैं। जैसे कि पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को कहते हैं ऐतिहासिक काल। ये 3 पार्ट में इसको बांटते हैं। पहला को प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। मध्यकालीन भारत को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल। दिल्ली सल्तनत जो होता है वो 712 एडी से 1707 एडी तक चलता है। सॉरी, मध्यकालीन भारत 712 से 1707 एडी तक चलता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। और चलिए हम लोग मुगल वंश की शुरुआत करते हैं। मुगल वंश की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मुगल वंश जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मुगल वंश किसके अंतर्गत आता है। तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। और मध्यकालीन भारत में हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल वंश जो है 1526 से 1707 ईस्वी तक चलता है और 1707 ईस्वी से 1857 की क्रांति तक, यहाँ तक इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 1857 की क्रांति में ही बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर अंग्रेज क्या करते हैं? रंगून भेज देते हैं और वहीं पर मुगल वंश का अंत हो जाता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम लोग समय को गंवाए बिना हम लोग आते हैं। हम लोग इतिहास को, अपने भारतीय इतिहास को समझने के लिए, समझने की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा बांटते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा बांटते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल के इतिहास जो है वह अननोन टाइम पीरियड से चलता है, यानी कि एक ऐसे समय से उसकी शुरुआत होती है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन उसके बाद अननोन टाइम पीरियड से लेकर 712 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है हमारा प्राचीन भारत। और 712 ईस्वी से जो हमारा 1707 ईस्वी तक चलता है वो हमारा चलता है मध्यकालीन भारत। और जो तीसरा है वो है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत हमारा 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक, हमारे जब देश आज़ाद होगा तब तक उसको पढ़ेंगे। और फिर 1947 के बाद 1964 ईस्वी तक जो पढ़ेंगे वो हम समकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इतने तक पॉइंट हमारे पास जो थे, जो हमने बताएं, वो आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन
मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी से शुरू होती है और 1707 ईस्वी तक चलती है। तो आइए मध्यकालीन भारत को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत तब होती है जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक अरब यात्री भारत पर आक्रमण किया था। मुस्लिम था, जिसने जो पंजाब के शासक थे, एक ब्राह्मण वंश के शासक थे जिन्होंने क्या किया था, उनके ही कारण मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण किया था। मध्यकालीन भारत में हम दो ही काल के बारे में पढ़ते हैं, एक सल्तनत काल और मुगल काल। दो ही काल पढ़ते हैं, एक सल्तनत काल, दूसरा मुगल काल। सल्तनत काल जो है उसे ही हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं और मुगल काल जिसमें हम बाबर के बारे में अध्ययन करते हैं। सल्तनत काल का मतलब ये है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, और दिल्ली सल्तनत हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि जितने भी शासक होंगे वो सारे जो हैं अपने शासन का अधिग्रहण जो करेंगे या शासन करना जो शुरू करेंगे वो दिल्ली से ही शुरू करेंगे, इसलिए इसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और उन सब की राजधानी जो थी वह दिल्ली और आगरा ही थी। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग मुख्य रूप से 5 वंशों के बारे में पढ़ते हैं। उन वंशों के नाम हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। उसको हम लोग गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ऐसे करके याद किए हुए हैं। याद रखिएगा कि गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी से होती है और इसकी अंत 1236 ईस्वी में होती है। इसके आगे हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश पढ़ेंगे, सैयद वंश पढ़ेंगे, लोदी वंश पढ़ेंगे। इसके बाद लोदी वंश के बाद जो इस दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करता है वो होता है मुगल वंश। तो आइए हम बिना समय को गंवाएं मुगल वंश को शुरू करते हैं। और मुगल वंश हमारा शुरुआत होता है 1526 ईस्वी से लेकर, और उसकी जो समाप्ति होती है वह 1857 की क्रांति तक होती है। लेकिन जो मुगल वंश की जो हम कह सकते हैं कि उन्नति जो है वह उन्नति 5 मुगल शासकों के कारण होती है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, टोटल 6 हो गए, माफ़ करना। तो ये जो हैं सारे, यही इनके क्रम में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके क्रम में जो मुगल वंश था वो चरम यानी कि उत्कृष्ट पर था। उस समय मुगल वंश की बहुत सारी, हम कहेंगे कि ऐसी कृतियां मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे युद्ध करेंगे जिसमें मुगल वंश की लगातार वृद्धि होगी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी तो उस समय से डाउनफॉल ऑफ मुगल वंश की, मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश की वहाँ से पतन होना शुरू होता है 1707 ईस्वी से। और 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह जफ़र होंगे उनको क्या किया जाएगा, अंग्रेज़ों के द्वारा कैद करके रंगून भेज दिया जाएगा और उनकी वहाँ पर 1861 या 62 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए समय को बिना गंवाएं हम लोग मुगल वंश को शुरू करते हैं। अगर बात करें हम मुगल डायनेस्टी की, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं मुगल वंश। तो अगर बात करें हम मुगल वंश की तो दोस्तों याद रखिएगा मुगल वंश जो है, इस मुगल वंश के संस्थापक जो है, इसके समय पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी और 1707 से लेकर 1857 की क्रांति। याद रखेंगे कि जो मुगल वंश है, इस मुगल वंश के जो संस्थापक थे यानी कि फाउंडर जो थे, उनका नाम था बाबर। और बाबर का सिंपली नेम बाबर नहीं था, उनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखिएगा कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना तुर्की, जो कि अभी अफगानिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, फरगना तुर्की, जो कि अभी अफगानिस्तान का पार्ट है, वहाँ पर हुआ था। इनके अगर हम पिताजी की बात करें तो बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, और उनकी जो माता थी उनका नाम था कुतलुग निगार बेग। तो उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार बेग जो थे ये जो थे इनके वंशज थे। ये किनके वंशज थे, तो याद रखिएगा इनके पिताजी जो थे ये थे तैमूर के वंशज थे। यही तैमूर है जो समरकंद पर शासन करता था और भारत में आया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं चंगेज़ खान की, तो चंगेज़ खान एक मंगोल था जो मंगोलिया में शासन करता था।
चंगेज खान जो थे वो कुतुब निगार बेग के वंशज थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुग़ल जो था वह मंगोल तथा हम कह सकते हैं तुर्कों, उन सभी का क्या था, वंशज था। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि बाबर का भारत में आना और भारत में आकर अकेले लगभग मुग़ल वंश का 300 सालों तक शासन करना, ये तो होना ही था, क्योंकि बाबर की रगों में खून किसका बह रहा था, चंगेज खान और तैमूर जैसे शासकों का। तो आइए हम लोग समय को बिना गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं बाबर जब 11 वर्ष की आयु का था, यानी कि बाबर जब मात्र 11 वर्ष की आयु का था तो उसके पिताजी की डेथ हो जाती है और उनके पिताजी जो उमर शेख मिर्ज़ा थे वह फरगना में शासन कर रहे होते हैं। 11 वर्ष की अवस्था में बाबर जो है वह शासक बनता है फरगना का। लेकिन फरगना का शासक बनने पर याद रखेंगे कि उसको चूँकि उम्र जो है और उसकी उम्र सीमा कम थी, उसको अनुभव कम था, तो आसपास के शासकों के द्वारा उसे क्या किया गया, आसपास के शासकों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया। और जब उसे प्रताड़ित किया गया तो उन शासकों की क्या कलाकृतियाँ थीं, वो शासक क्या किए, इनको इतना डोमिनेट किए, इनको इतना प्रभावित किए, जिसके कारण बाबर को यहाँ से इस जगह को छोड़कर भागना पड़ा। और उस जगह को छोड़कर वो कहाँ अधिकार कर लिए, 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में वे वहाँ से हट के समरकंद पर अधिकार कर लिए। और समरकंद पर जब वे अधिकार कर लिए तो ये वही समरकंद है जहाँ पर शासन कभी कौन किया करता था, तैमूर। तो चलिए आगे देखते हैं। समरकंद पर इसने अधिकार कर लिया, लेकिन समरकंद पर जैसे ही अधिकार किया तो कुछ ही समय के पश्चात वहाँ के शासक जो थे जिनका नाम था शैबानी खान, वह एक उज़्बेकी शासक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबर पर आक्रमण किया। और बाबर पर आक्रमण किया तो 1502 ईस्वी में बाबर के द्वारा और शैबानी खान के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध को क्या कहा जाता है, उस युद्ध को कहा जाता है सर-ए-पुल का युद्ध। उस युद्ध को क्या कहते हैं, सर-ए-पुल का युद्ध, जिस युद्ध में बाबर की पराजय हुई और शैबानी खान जीत गया। शैबानी खान जीत गया और बाबर की पराजय हुई, जिसके कारण अब क्या होता है कि इस बाबर को यहाँ से भागना पड़ता है समरकंद से। और बाबर जब यहाँ से भागता है तो यहाँ से जाने के बाद बाबर काबुल और कंधार पर अधिकार करता है। बाबर 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है और काबुल और कंधार पर शासन करने लगता है। 2 और 3 सालों के पश्चात जैसे ही उसको लगता है कि अब उस पर कोई भी शासक हमला नहीं कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि अब वह अस्थायी हो गया। यही कारण था कि बाबर खुद को अस्थायी मानने के लिए उसने पादशाह या बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में ग्रहण की। इसने 1504 ईस्वी में अधिकार किया काबुल और कंधार पर और 1507 ईस्वी में इसने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह का शाब्दिक अर्थ ही होता है एक ऐसा शासक जो स्टेबल हो, जो अस्थायी हो। ठीक है, तो इसने 1507 ईस्वी में किसकी पदवी धारण की, तो इसने 1507 ईस्वी में पादशाह की जो टाइटल है उस टाइटल को ग्रहण किया। याद रखेंगे, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है दोस्तों कि बाबर जैसे ही पादशाह की उपाधि धारण करेगा तो बाबर का अब जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह या पादशाह। आगे बाबर जैसे ही वह उपाधि धारण करता है तो अब वह वहाँ पर यानी कि काबुल और कंधार पर स्टेबल होकर, अस्थायी होकर शासन करना प्रारंभ कर दिया होता है। लेकिन कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि जैसे ही वह वहाँ पर शासन करना शुरू करता है तो आर्थिक तंगी आ जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, जिसके कारण इसके पास इतना धन नहीं होता है कि वह अपनी सेनाओं का क्या करे, खर्चा चला पाए, जिसके कारण अब आर्थिक तंगी, आर्थिक संकट आ जाने के कारण इसे अब पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और इसके जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अब इसे एक बुढ़िया के माध्यम से पता चलता है कि अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान में ही काबुल कंधार है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो वहीं से उसे एक बुढ़िया से पता चलता है कि बगल में ही एक प्रांत है जिसका नाम है भारत, जो बहुत ही समृद्ध, धनों से संपूर्ण, हर एक प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर मौजूद है।
बुढ़िया से पता चलता है, जिसके कारण बाबर जो है अपना रुख ही मोड़ता है कहाँ पर, भारत की तरफ। लेकिन बात ये होती है कि भारत की तरफ आने के लिए मात्र एक ही रास्ता था, क्योंकि उस समय पंजाब का सिंध प्रांत जो था वो भारत में था। ठीक है, अभी वह सिंध प्रांत कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा, वही पाकिस्तान के सिंध के रास्ते होते हुए वह भारत पर आक्रमण करता है। 1517 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, 1519 ईस्वी में उसने सबसे पहले भेड़ागढ़ के किले पर बाजौर नामक स्थान पर क्या करता है, आक्रमण करता है बाबर। ठीक है, और 1519 ईस्वी में प्रथम आक्रमण कहाँ करता है, बाजौर के भेड़ागढ़ किले पर। और 1520 लेकिन इस युद्ध में ही, याद कीजिएगा, इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में इसने तोपे और गोलों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद बाबर ने इस आक्रमण के बाद बाबर ने 1520 और 21 ईस्वी में 3 अन्य अटैक किए, जो किस पर थे, जो सिंध और कश्मीर पर थे। सिंध और कश्मीर उधर का ही पार्ट है, याद रखेंगे। फिर जैसे ही बाबर जो है आक्रमण कर दिया कहाँ पर, सिंध और कश्मीर पर, और साथ साथ में भेड़ागढ़ के किले पर, तो उस समय भारत में दिल्ली में शासन कर रहे थे लोदी डायनेस्टी में शासन कर रहे थे, जिस शासक का नाम था इब्राहिम लोदी जो थे वो एक ऐसे शासक थे जिनसे उनकी प्रजा और उनके आपसी रिश्तेदार वो सारे नाराज थे। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक आते हैं उनके चाचा, जिनका नाम है आलम खान लोदी, और इनके एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था दौलत खान लोदी। आलम खान लोदी जो थे उनको पंजाब का सूबेदार बनाया गया था और दिल्ली का सूबेदार बनाया गया था दौलत खान लोदी को। याद रखेंगे कि यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि ये लोग जो थे, इनके जो चाचा आलम खान लोदी थे, वो भी क्या थे, इब्राहिम लोदी की शासन व्यवस्था से नाराज थे। और गद्दी के लालच में इन्हें जब पता चला कि सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं बाबर, तो इसने क्या किया कि बाबर को आमंत्रित किया। और आमंत्रित ये खुद नहीं किया, दौलत खान लोदी की मदद से निमंत्रण पत्र भिजवाया। और निमंत्रण पत्र जब भिजवाया दौलत खान लोदी से, तो बाबर को ऑफ़र मिला इसके साथ साथ, लेकिन बाबर डर रहा था। कारण क्या था? कारण ये था कि इब्राहिम लोदी के पास जो थी वह लाखों पैदल सेना थी, और घुड़सवार थे और हाथी सवार थे। ठीक है, और हाथियों की संख्या करीब 100 थी, जिसके कारण बाबर जो था वह डर रहा था। लेकिन बाबर का डरना जायज़ था, क्योंकि बाबर के पास सेना 12,000 थी और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सेना थी। तो ऑफ़र मिलने के बावजूद भी बाबर जो था वो संकोच रहा था। लेकिन इसी बीच मालूम चलता है, राजस्थान में शासक कर रहे होते हैं मेवाड़ के शासक, जिनका नाम होता है राणा संगा, और राणा संगा का वास्तविक नाम होता है संग्राम सिंह। और वही संग्राम सिंह जो इब्राहिम लोदी को कभी 1517 ईस्वी में खतौली के युद्ध या घटोली के युद्ध में पराजित किए हुए थे, वही राणा संगा भी, उन्हें जब मालूम चलता है कि बाबर भारत में आक्रमण कर रहा है, तो ये भी बाबर को, चूँकि ये बाबर के बारे में जानते थे कि बाबर एक मंगोल और तैमूर का वंशज है, इसलिए वह भारत पर आएगा और धन संपदा लूटने के लिए आया है, धन संपदा लूट के चला जाएगा। तो यानी कि राणा संगा दिल्ली पर आक्रमण करके और उस पर आधिपत्य जमा लेंगे। इसी उद्देश्य से राणा संगा ने भी भारत पर आक्रमण करने के लिए किसको आमंत्रित किए? बाबर को आमंत्रित किए। इतने सारे ऑफर मिलने के बाद बाबर जो है क्या हुआ, राजी हो गया कि अब वह दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करेगा। इसी उद्देश्य से बाबर ने सबसे पहले पहुंचता है पानीपत, और पानीपत में यमुना नदी के किनारे पहुंचता है, और वहां पर वहां की जनता से क्या मांगता है? वहां की जनता से हेल्प मांगता है, मदद मांगता है। उसमें वो ये बोलता है कि आप अपने शासक के द्वारा जो शासन कर रहे हैं इब्राहिम लोदी, उससे आप नाराज़ हैं, आप हमें मदद करें, आप हमारी मदद करें। अगर मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो मैं आप लोगों के हिसाब से ही आप लोगों के ऊपर शासन करूंगा। इस बातों को मानते हुए, और चूंकि इन बातों को कौन कौन मदद के लिए बोला था? राणा संगा और
इसके साथ साथ आलम खान लोधी। तो और वहाँ की जनता नाराज़ थी ही, तो वो जनता सारे लोग मिलकर राज़ी हो गए कि इब्राहिम लोधी को चलिए हराया जाए। इसी उद्देश्य से क्या हुआ कि बाबर पानीपत के किनारे पहुंचता है और पानीपत पहुंचता है और पानीपत में उसने युद्ध की नीति तैयार करता है। युद्ध की नीति इस प्रकार तैयार करता है कि पानीपत के एक तरफ क्या होता है यमुना नदी और दूसरी तरफ खाई खुदवा देता है, जैसा कि हम फिगर में दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का संरचना बनवाता है, जिसमें क्या होता है एक तरफ खाई खुदवा देता है, ये खाई है, इधर खाई खुदवा देता है और दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ यमुना नदी होती है। और रास्ता ऐसे बनवाता है कि आगे तरफ मुंह खुला और पीछे की तरफ पतला हो, संकरा हो, जिसके कारण क्या हो, जिसके कारण ये हो कि जब युद्ध के लिए आए इब्राहिम लोधी की सेना तो आगे से तो बहुत अधिक मात्रा में आए भीड़ के कारण, और आगे से जब बहुत अधिक मात्रा में आए तो पीछे जाकर क्या हो जाए पतला हो जाए। पतला होने के कारण या उनके पास दो ही चारा बचेगा, एक या तो यमुना नदी में चले जाएंगे या तो खाई में चले जाएंगे। इस प्रकार बाबर की युद्ध नीति तैयार हुई। और बाबर ने जब युद्ध नीति तैयार किया तो इस युद्ध नीति को कहते हैं तुलगमा युद्ध नीति। यहाँ पर लिखे हुए हैं तुलगमा युद्ध नीति कहते हैं। और यहाँ पर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया, जिसको कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की प्रथम लड़ाई। और इस पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है वह इस युद्ध को क्या करते हैं हार जाते हैं। कारण क्या होता है हम बताएंगे, 2 मिनट रुक जाइए। कारण क्या होता है यहाँ से, कारण ये होता है कि यमुना नदी के किनारे जब इसने ये युद्ध कर रहा होता है तो उस समय युद्ध के लिए प्रपोजल हुआ करता था। प्राचीन समय में युद्ध के लिए क्या होता था, समझौता हुआ करता था कि हाँ जी युद्ध स्टार्ट करेंगे तो अगली अर्ली मॉर्निंग में यानी कि अगली सुबह में युद्ध स्टार्ट होगा, युद्ध शुरू होगा। लेकिन बात क्या होता है कि बाबर बहुत ही चालाक होता है और शातिर होता है, जिसके कारण बाबर जिस युद्ध पद्धति के द्वारा वह हारा हुआ था शैबानी खान से, उसी युद्ध पद्धति का उपयोग करता है भारत में आकर। और भारत में आकर इस युद्ध पद्धति के उपयोग से ही वह भारत में अपनी सत्ता का स्थापना करता है, जिसमें उसने क्या किया होता है कि एक तरफ खाई खुदवाया होता है, एक तरफ यमुना नदी होती है और आगे इसमें सैनिक होते हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं और इन गाड़ियों के बीच में एक एक तोप सजवा दिए होते हैं और तोप से गोले दाग रहे होते हैं। तोप चलाने के जो काम थे वो 2 इसके तोपची थे, जिनका नाम उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे, वह इसका संचालन कर रहे होते हैं तोप का। और तोप को इस प्रकार सजाने की जो पद्धति है वह पद्धति कहलाती है उस्मानी पद्धति या उस्मानी विधि। इस प्रकार बाबर जो है इस युद्ध को जीत लिया। और जब इस युद्ध को जीत लिया तो बाबर ने क्या किया, इस दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके अब वहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल वंश की स्थापना करता है। अब मुग़ल वंश की जैसे ही स्थापना करता है, याद रखेंगे कि 1526 ईस्वी में बाबर मुग़ल वंश की स्थापना करता है और अपनी पत्नी जिसका नाम होता है मुशम्मद काबुली बेग, उसी मुशम्मद काबुली बेग के हम कह सकते हैं कि उपलक्ष्य में या उन्हीं के कारण बाबर जो है इस युद्ध को जीतने के बाद काबुली मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण करवाता है। यहाँ पर देखिए काबुली मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण करता है, कितने में 1526 ईस्वी में। तथा काबुल और कंधार में इसने काबुल में शाहरुख सिक्के बांटे तथा कंधार में इसने बाबरी सिक्के बांटे। इसके साथ साथ काबुल और कंधार की जनता को क्या किया कि एक चांदी के सिक्के दिए। और काबुल और कंधार की जनता को जब एक चांदी के सिक्के दिए तो वहाँ की जनता प्रसन्न होकर इसे कलंदर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कलंदर की उपाधि दी। और जैसे ही इसे वहाँ की जनता कलंदर की उपाधि दी, कलंदर का मतलब ही होता है दान करने वाला, तो कलंदर की उपाधि दी तो उसे ही हम कहते हैं, अब उसका नाम बन गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। अब याद रखेंगे कि सारी चीज़ जो है अब बाबर जो है व्यवस्थित करने लगा। अब उसे लगने लगा कि अब मैं भारत पर शासन करूंगा
इसी कारण से याद रखिएगा कि बाबर के लिए, बाबर को युद्ध में मदद करने के लिए जो बोले थे राणा संगा बोले थे, लेकिन बाबर की मंशा को पहचानने के कारण बाबर के हेल्प जो है नहीं किए, बाबर की हेल्प नहीं किए। कौन नहीं किए? राणा संगा नहीं किए। और जब हेल्प नहीं किए तो बात ये निकल के आती है कि बाबर जो है अब अगला ही अटैक किस पर करेगा? राणा संगा अर्थात मेवाड़ के शासक राणा संगा पर करेगा। तो देखेंगे यहाँ पर 1527 ईस्वी में बाबर ने पहला ही युद्ध करेगा, जिसमें वह युद्ध करेगा खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध करेगा? खानवा का युद्ध करेगा। 1526 में स्थापना करेगा मुगल डायनेस्टी की, और 1527 ईस्वी में ही यानी कि उसके अगले ही साल वह क्या करेगा? युद्ध करेगा खानवा का युद्ध, जो किसके किसके बीच होगा? बाबर और राणा संगा के बीच में। लेकिन बात ये होती है कि राणा संगा जो है, राणा संगा बहुत पहले से मेवाड़ पर शासन कर रहे होते हैं, तो बाबर संकोचता है कि मैं उन्हें हरा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बाबर की सेना जो थी मात्र 12,000 थी। और इसके साथ साथ बाबर की जो सेना थी, बाबर की सेना के साथ साथ जो हम कह सकते हैं संग्राम सिंह, या हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हुआ, आगे क्या हुआ? अगला ये हुआ कि राणा संगा की हेल्प कर रहे थे दो व्यक्ति, जिनका नाम था, एक का नाम था मालवा के शासक मेदिनी राय और दूसरा का नाम था सिकंदर लोदी। और ये महमूद लोदी, ये वही महमूद लोदी है जो इब्राहिम लोदी के चाचा का लड़का हुआ करता है। अब ध्यान देंगे कि चूँकि बाबर की सेना जो थी वो कम थी और मेवाड़ के शासक राणा संगा की सेना ज़्यादा थी, और इसके साथ साथ मालवा के शासक मदद कर रहे थे और महमूद लोदी मदद कर रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेदिनी के यहाँ पर होते हैं। और देखिए यहाँ पर खानवा का युद्ध होगा 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में। राणा संगा की हेल्प कौन कौन करेंगे? मेदिनी राय, महमूद लोदी। लेकिन बाबर जो है इस युद्ध में, सबसे पहले बाबर ने इस युद्ध में किस चीज़ का जिक्र किया? तो इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा लगाया। इसने अपने सैनिकों से कहा कि देखिए, हम भारत में आए ही इसलिए थे कि हम भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो तो हमें इस युद्ध को जीतना होगा, ठीक है। और बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध बताया, और धर्म युद्ध को ही हम लोग जिहाद कहते हैं। और जैसे ही बाबर ने इस बात को कहा तो बाबर की 1/3 सेना, करीब 4,000 सेना ने ही इस युद्ध को जीत लिया। और जैसे ही बाबर की सेना ने इस युद्ध को जीता, राणा संगा इस युद्ध को हार गए, तो बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि धारण की। और गाजी का अर्थ ही होता है कि काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों को नष्ट करने वाला। काफिर का अर्थ होता है वैसे व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं होंगे, उन्हें हम काफिर कहते हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम्स आर कॉल्ड काफिर, ठीक है। तो काफिरों के नाश करने के कारण ये जो है गाजी की उपाधि धारण करेंगे। और इस युद्ध के बाद वो गाजी की उपाधि धारण करते समय इनका नाम हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, ठीक है। तो आगे आते हैं दोस्तों। अब बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर का एक सेनापति होता है मीर बकी, और मीर बकी जो है अयोध्या में क्या करेगा? बाबरी मस्जिद का निर्माण करेगा सरयू नदी के तट पर। तो वहीं पर ये किसका निर्माण करेगा? बाबरी मस्जिद का निर्माण करेगा मीर बकी। और जैसे ही ये लोग युद्ध को जीत रहे होंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब ये महल में जश्न होगा। और जब महल में जश्न होगा तो उस समय बाबर एक लड़के को देखेगा कि सारे सेना जो है वो सेना क्या कर रही है? हाथों से गोश्त को खा रही होती है, लेकिन एक सैनिक था जिसका नाम फरीद था, वह तलवार से चुभो कर गोश्त खा रहा था, जिसे देखकर बाबर अपने सेनापति मीर बकी और अपने बेटे हुमायूं से कहते हैं कि पता नहीं मुझे इस लड़के को देखकर, इस लड़के के माथे पर एक अजीब सी तेज झलक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बालक हमारे मुगल वंश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब बाबर इस बात को कह रहे होते हैं तो इन बातों को वह लड़का यानी कि फरीद सुन रहा होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो इन बातों को सुन रहा होता है कौन? फरीद। याद रखिएगा
अब बात यहाँ पर आती है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया दोस्तों, एक पॉइंट क्या छोड़ दिया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और बाबरी मस्जिद के निर्माण करवाने के बाद क्या हुआ, अगले क्रम में बढ़ेंगे हम लोग। तो अगले पॉइंट में ये होता है कि चूँकि मालवा के शासक जो मेदिनी राय थे, उनका इस युद्ध में कोई रोल नहीं होना चाहिए लेकिन इस युद्ध में जब वे राणा संगा की हेल्प किए तो क्या हुआ कि बाबर का गुस्सा चरम सीमा पर था। तो बाबर ने क्या किया कि अगले ही साल 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध किया, जिस युद्ध का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, एक तरफ से बाबर थे और दूसरी तरफ से मेदिनी राय थे जो मालवा के शासक थे। और बाबर का गुस्सा इतना चरम था कि इस युद्ध में खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत से व्यक्तियों के सरें जो हैं धड़ से अलग कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाबर ने इस युद्ध के बाद बाबर ने कहा अपने सैनिकों से कि जाइए और मेदिनी राय की हरम में रहने वाली जितनी भी औरतें हैं उन औरतों को लेकर आइए और बंदी बनाइए। हरम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर महलों की महल की सारी औरतें एक जगह निवास करती हैं। और जैसे ही उसकी सेना जो है हरम में पहुंचती है, उन औरतों को बंदी बनाने के उद्देश्य से, तो वो सारी औरतें अग्नि के सामने अपने शरीर को समर्पित कर देती हैं। और जैसे ही वो अपने शरीर को समर्पित करती हैं दोस्तों, तो इस प्रथा को कहते हैं जौहर। और बाबर ने इसी युद्ध में सबसे पहले जौहर प्रथा को देखा था। इस युद्ध के बाद बाबर जो है, इस युद्ध की समाप्ति के बाद बाबर अब जश्न मनाना शुरू करता है। और जश्न मनाने के क्रम में देखता है कि सारे सैनिक जो थे वह गोश्त खा रहे होते हैं, लेकिन एक सैनिक जो होता है वह तलवार से चुभो कर गोश्त को खा रहा होता है। और उस सैनिक का नाम था फरीद। और यही फरीद जो है, जब इस फरीद को देखकर बाबर बोलता है कि पता नहीं मुझे इस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी तेज झलक रही है, ऐसा लगता है कि मुझे ये लड़का आने वाले समय में मुग़ल वंश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है या हानि कर सकता है। जब वह बाबर इस बात को अपने बेटे हुमायूं और सेनापति मीर बकी से कह रहा होता है, उस समय यह लड़का फरीद भी इस बात को सुन रहा होता है। इसी कारण से यह जो फरीद होता है ये यहाँ से भाग खड़ा होता है। और यही लड़का करीब 12 साल के बाद, यानी कि 12 साल के बाद 28 में 12 साल जोड़ेंगे तो 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध करेगा और हुमायूं को हराएगा। और हुमायूं को हराने के बाद ये क्या करेगा, मुग़ल वंश पर आधिपत्य जमाएगा और मुग़ल वंश की समाप्ति करके यहाँ पर क्या करेगा, सूर वंश का उदय करेगा, सूरी डायनेस्टी का उदय करेगा। तो यहाँ पर फरीद जो है भाग खड़ा होगा। अब बाबर के लिए एक ही टेंशन की बात थी, वह टेंशन की बात थी कौन, महमूद लोदी। जो महमूद लोदी क्या था, जो इब्राहिम लोदी के चाचा का लड़का था, वह लड़का और संपूर्ण अफ़गान इसके साथ हो गए थे, महमूद लोदी के साथ हो गए थे। जिसके कारण अगले ही साल 1529 ईस्वी में बाबर ने क्या किया, घाघरा का युद्ध किया। एक युद्ध किया जो बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध था, जिसको घाघरा का युद्ध कहेंगे, जो किसके किसके बीच हुआ, बाबर और संपूर्ण अफ़गानों के बीच। उन अफ़गानों में ही कौन थे, महमूद लोदी, जिसमें महमूद लोदी की हार हो गई और बाबर जो है जीत गया। लेकिन इस युद्ध में बाबर बुरी तरह घायल हो चुके थे, जिसके कारण उसके अगले ही साल बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और बाबर की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग नामक जगह पर दफनाया जाता है। और आराम बाग में ही दफनाने के बाद इसे पुनः काबुल में दफनाया जाता है। यानी कि एक ऐसा मुग़ल बादशाह है जिसे 2 बार दफनाया गया, बाबर को 2 बार दफनाया गया। एक बार कब दफनाया गया, तो एक बार जब इसकी मृत्यु हुई तो आगरा के आराम बाग में, और दूसरी बार अकबर के शासनकाल में इसे काबुल में दफनाया जाएगा। बाबर के बारे में इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं कि बाबर जो है एक ऐसा मुग़ल शासक था जो बागवानी का शौक़ रखता था, नगारों का शौक़ रखता था। बाबर ने अपने हम कह सकते हैं अपने जीवन काल में बाबर ने एक भारत में हिंदू रूलर जिसका नाम है कृष्णदेव राय, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि कृष्णदेव राय बहुत ही महान शासक थे जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे होते थे। और वो जिस वंश से ताल्लुक़ रखते थे उनका नाम था विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में
हम कह सकते हैं कि कौन कौन से वंश शासन करेंगे, तो विजयनगर साम्राज्य में संगम, सालू, तुलु और अराविडु, ये चारों वंश शासन करेंगे, जिसमें हम लोग कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ेंगे। याद रखेंगे बाबर की आत्मकथा जो है उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा और साथ साथ में है तुजुक ए बाबरी। क्या है? तुजुक ए बाबरी। इसके बाद बाबर जो है, बाबर की जो बायोग्राफी होती है वो समाप्त होती है और यहाँ से हम बाबर के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मैं वीडियो अब हुमायूं के बारे में बनाऊंगा और हुमायूं के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है, कहीं भी त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, अगली वीडियो में हम उसे सुधार देंगे। और हाँ अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।